जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग सेल चैप्टर का पहला भाग पढ़ चुके थे, पार्ट 1, ठीक है, जो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि एक सेल के बारे में पढ़ लिए थे पिछला चैप्टर में। ये हो गया सेल, ठीक है। सेल के बारे में बताए थे कि इसके बीच में पाया जाता है केंद्र, ठीक है। और ये सेल, ये वाला हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और ये वाला हुआ केंद्रक, और केंद्रक का केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, दोनों के बीच में गाढ़ा सा द्रव भरा होता है, गाढ़ा सा द्रव, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। बता चुके हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या चीज़? साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये बता दिए थे कि केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है। इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब कोशिका द्रव अलग है, जो कोशिका के अंदर है। केंद्रक के अंदर है, केंद्रक द्रव कहलाएगा। जब दोनों द्रव एक जगह मिला देंगे पूरे द्रव को, तो वो कहलाता है जीव द्रव। तो जीव द्रव किसको कहेंगे? जीव द्रव। तो जीव द्रव में आ जाएगा, जीव द्रव में केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, दोनों मिलकर के बनते हैं जीव द्रव, ठीक है। जीव द्रव को क्या कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। तो ये चीज़ जान गए, जीव द्रव। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या चीज़ के बारे में। अब ये जो आप द्रव देख रहे हैं, इस द्रव में कई चीज़ तैरता हुआ दिखेगा जब आप देखिएगा माइक्रोस्कोप में, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा अंदर का चीज़। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो इस सब में कई चीज़ तैरते रहते हैं। कोशिका के अंदर जो ये तैरते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। और हर एक कोशिकांग का एक स्पेशल काम होता है। क्या चीज़? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। क्या आपको मिल जाएंगे? कोशिकांग, इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहेंगे कि ये कोशिका द्रव में जो चीज़ तैरता हुआ आपको दिखेगा वो कोशिकांग कहलाएगा। और हर एक कोशिकांग का एक अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे कोई कोशिकांग करता है कि वेस्ट मटेरियल है उसको साफ़ कर देना, ठीक ना। कोई कोशिकांग का काम है चलो नए पदार्थ का निर्माण कर देना। कोई कोशिकांग का काम है कि चलो कोशिका के विभाजन में भाग ले लेना। तो हर एक कोशिकांग का अलग अलग काम होता है। उसी तरीक़े से हम पहला कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अंतःप्रद्रवयी जालिका, अंतःप्रद्रवयी जालिका, ठीक है बच्चों। अंतःप्रद्रवयी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अंतःप्रद्रवयी जालिका के बारे में जान लेते हैं। तो अंतःप्रद्रवयी जालिका को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एक इस तरीका का फिगर दिखाई देगा, ठीक ना। इस तरीका के ऐसे ऐसे बना हुआ रहेगा, एक शाखा में रहेगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके के आपको दिख जाएगा। तो ये है अंतःप्रद्रवयी जालिका, ठीक है। ये कोशिकांग है। और अंतःप्रद्रवयी जालिका, हर एक कोशिकांग का हम बोले कि एक अपना अपना काम होगा। तो अंतःप्रद्रवयी जालिका का जो मेन काम है, ठीक ना, इसका काम परिवहन में आता है। परिवहन कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। हर एक कोशिकांग का अपना अपना क्या है? कार्य है। तो कोशिकांग के अंदर ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है? परिवहन का। और परिवहन मुख्यतः किसका करता है? प्रोटीन का। क्या चीज़? परिवहन, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और परिवर्तन जो है मुख्यतः ज़्यादातर किसका करता है? प्रोटीन का मुख्यतः करता है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का परिवहन का काम। परिवहन भी करता है ना, तो ये बाहर से परिवहन नहीं करता। इसके न्यूक्लियस में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, यही मतलब अंतः कोशिका होता है। अंदर में ही, कोशिका के अंदर में ही परिवहन का काम करता है, इधर उधर, ठीक है। कि किसी कोशिका को प्रोटीन का जरूरी पड़ा, उधर पहुंचा दे उधर, तो अंदर में ही क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ जो भी इसमें कोशिका द्रव जो है उसको यांत्रिक सहायता देता है। दूसरा काम अगर इसका देखें तो कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता देता है, कोशिका द्रव।
कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और भी कई काम हो गए, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण करता है। जब तक कोशिका विभाजन होगा तो एक नए कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन कहने का क्या मतलब, पहले से एक कोशिका है और वो टूटा तो दो कोशिका बन जाएगा, तो कोशिका विभाजन मतलब पुनः निर्माण हो गया, मतलब एक नए कोशिका का निर्माण हो गया। तो कोशिका निर्माण के समय भी झिल्ली बनाना कौन करेगा, कोशिका विभाजन के समय झिल्ली का निर्माण कौन करेगा, तो यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा, ठीक है, उसके निर्माण में भाग लेगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत। केंद्रक से कोशिका द्रव में, ठीक ना, आनुवंशिक पदार्थ को भी ले जाएगा, जेनेटिक मटेरियल को ले जाएगा। केंद्रक से कहाँ पर, कोशिका द्रव में जेनेटिक मटेरियल को कौन ले जाने का काम करेगा, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकना, खाली में चिकना लगा दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका, ठीक है। और इसमें है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब खुरदरी, ठीक ना, खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका, सेम, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो इस दोनों का कुछ ना कुछ काम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना होता है और रफ जो होता है, और ये रफ जो होता है, रफ किसके कारण हुआ, अगर ये अंतःप्रद्रवयी जालिका है तो इस पर अभी कुछ नहीं है, तो ये क्या है, चिकना है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये अभी चिकना है तो स्मूथ कहलाएगा, लेकिन और भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये स्मूथ वाला आ जाएगा। और भी एक, अगर हम एक तरफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएं, ठीक है, और मान लीजिए कि इस पर एक दाना जैसा ऐसा दिखेगा, तो इसी को आप कहिएगा क्या चीज़, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चीज़, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कोई समस्या नहीं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम करता है, ये भी किसी न किसी चीज़ को बनाने का काम करेगा, ठीक है, सबका स्पेशल काम होगा, ठीक है, दोनों तो मिल करके बना है। तो इसका जो स्पेशल काम होता है वसा के निर्माण में होता है, ठीक है। वसा के निर्माण में किसका काम होता है, इसका, ठीक है। वसा ऐसे याद रखिएगा, वसा जो होता है चिकना होता है, वसा कहने का मतलब चर्बी, तो चिकना से याद रहेगा चिकनी प्रद्रवयी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये क्या चीज़, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ये दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। अब जानेंगे कि खुरदरी अगर बना है, खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके ऊपर जो पाया जाता है ये खुरदरी सा चीज़, उसको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं कि राइबोसोम का क्या काम होता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है, खुरदरी के कारण राइबोसोम हुआ, तो खुरदरी वाला ही काम करेगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो आपने अंतःप्रद्रवयी जालिका देख लिया, ठीक है। अंतःप्रद्रवयी जालिका में जो ऊपर पाया जाता है उसको राइबोसोम कहते हैं, ठीक ना। तो राइबोसोम देख लेते हैं, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम हिंदी में भी राइबोसोम ही बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो राइबोसोम ना ये दो प्रकार का होता है साइज के अनुसार, एगो 70S प्रकार का और एगो 80S प्रकार का। तो 70S प्रकार जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जिसमें कोशिका न्यूक्लियस का झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ठीक ना, अनुपस्थित होता है, और जिसमें उपस्थित होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है और जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक में, ऐसा हम अंतिम में चर्चा कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक में, और ये यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में, कैरियोटिक, ठीक है। साइज के अनुसार ये दो प्रकार के 70S प्रकार और 80S प्रकार, 70S प्रकार प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार यूकैरियोटिक में। ये जो होगा वो बड़ा होगा और ये जो होगा वो छोटा होगा। आप देख ही सकते हैं 70 मतलब छोटा और 80 मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है सेल ऑर्गेनेल्स, C नंबर इसका दे देते हैं।
उसको बोलते हैं गोल्जी काय, ठीक है, इंग्लिश में गोल्जी एपराटस, ठीक है, गोल्जी काय, गोल्जी काय, ठीक है, मुड़ा हुआ छड़ के तरह दिखेगा आपको, ठीक है। तो गोल्जी काय, हम पिक्चर आप देख सकते हैं, गोल्जी काय में क्या होगा, इसका खोज जो किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है बच्चों, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, गोल्जी काय का खोज कैमिलो। हम सब चीज़ का मेन जो होता है ना वो काम के बारे में होता है कि मेन काम किसी का क्या होता है। कैमिलो गोल्जी की अगर बात करें तो ये 1898 में इसका खोज किया था, और ये अगर कार्य की बात करें इसका कैमिलो गोल्जी का, तो ये काम जो करता है ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है तो लाइसोसोम इसके बाद पढ़ लेंगे, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प। तो पहला काम ये हो गया कि ये लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दूसरा काम की अगर हम चर्चा करें, दूसरा काम तो ये जो होता है कैमिलो गोल्जी ने इनका खोज किया था गोल्जी काय में। तो अंतःप्रद्रवयी जालिका में जो वसा और प्रोटीन बना था, वसा और प्रोटीन, इसको पैक करके, वसा और प्रोटीन को पैक करके, ठीक ना, पैक करके कोशिका के अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है। कोशिका के अंदर बना, उसको वसा और प्रोटीन का बाहर ज़रूरत पड़ा तो बाहर लेके, और बाहर से अंदर ज़रूरत पड़ा तो अंदर लाया। तो अंदर बाहर करने का काम भी कौन करती है, गोल्जी काय करती है। तो ये गोल्जी काय का आप काम समझ गए होंगे। अब समझते हैं लाइसोसोम, ठीक है ना, ये भी कोशिकांग है एक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, हिंदी में भी लाइसोसोम बोलते हैं। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, ठीक ना, इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पाचक एंजाइम। क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम, ठीक है, पाचक एंजाइम। और ये क्या काम करता है कि कोशिका को पचा जाता है, जो भी कोशिका में वेस्ट पदार्थ वगैरह होता है उसको क्या करता है, पचा जाता है। जैसे कहीं पर आपको कट लिया तो वहाँ का कोशिका क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। तो कोशिका के अंदर ही लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो पूरे कोशिका को क्या कर जाता है, पचा जाता है, ठीक ना। यानी पूरे कोशिका को पचा करके ख़त्म कर दिया, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक ना। वो कोशिका को ख़त्म कर जाता है, उसी को खा जाता है। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली, उसके अंदर पाचक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बाहरी पदार्थ जो भी है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उस सब को पचा करके कोशिका का क्या कर देगा, रक्षा कर देगा वायरस बैक्टीरिया से, ठीक। तो इसको यही चीज़ है कि आत्महत्या की थैली बोलते हैं, पाचक एंजाइम है, ठीक ना। मृत कोशिका जो भी हो जाएगा उसको तोड़ने का काम करेगा। होता कभी कभी क्या है कि कभी कभी यही मर जाता है, लाइसोसोम ही मर जाता है। जैसे मान लीजिए कि उंगली अगर मान लीजिए कि फंस गया गेट वगैरह में, तो नहीं होता है, लीला सा वहाँ पड़ जाता है, तो उस समय होता क्या है कि लाइसोसोम ही मर जाता है। तो वहाँ पर का जो डेड सेल्स है, जो कोशिकाएं मर चुकी है, उसको पचाने का काम कौन करेगा, तो वो लाइसोसोम तो नहीं कर पाता, ठीक ना। उस स्थिति में तो लाइसोसोम जो, तो वही लीला सा वहाँ पड़ जाता है। तो लाइसोसोम कौन सा काम करता है ये आप देख चुके हैं। तो ये लाइसोसोम की चर्चा हो गई। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिकांग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कोशिका, कपड़ा लगा, नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ लेते हैं। ये सभी के सब कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में ही भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम की खोज पीछे नहीं बता पाए थे, लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने किया था, ठीक है, 1955 में। माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीका का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह के झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है। तो ये एक बाहरी झिल्ली हो गया,
एक झिल्ली होता है वो अंदर में होता है और उसी झिल्ली में इस तरीक़ा के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, शाखित शाखित चीज़ कुछ कुछ लटके होते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से ऐसे हो गया, ऐसे इस तरीक़ा से, ठीक है। तो अगर हम ये वाला झिल्ली की बात करें तो ये बाहरी हो गया, बाहरी झिल्ली। ये वाला अंतः झिल्ली हो गया, अंदर वाला झिल्ली हो गया। और ये जो शाखित शाखित आपको निकला हुआ चीज़ बोलते हैं, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बोलते हैं? क्रिस्टी। इंग्लिश में भी क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो खाली खाली जगह जो आपको दिख रहा है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? तो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये दो झिल्ली के बीच में जगह खाली होता है, खाली जगह को गुहा बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का खाली जगह है, तो इस खाली जगह को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। दो झिल्ली के बीच माइटोकॉन्ड्रियल गुहा बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, ठीक है। ये समझ में आ गई हो। अगर हम इसके काम के बारे में जाने, काम कि इसका काम क्या है, तो पहला चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, हिंदी में कोशिका का ऊर्जा गृह। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में ऑक्सीकरण, पूरा तरीका से ऑक्सीकरण का काम होता है। हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का काम, सारा काम, और ऑक्सीकरण होने के बाद एनर्जी जो होता है मुक्त होता है, एनर्जी निकलता है। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का मुक्त होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? मुक्त होती है, जिसके कारण हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। यह ज़रूरत पड़ने पर कैल्शियम का भी, कैल्शियम को जमा रखता है, ज़रूरत पड़ने पर कैल्शियम को जमा भी रखता है, और कैल्शियम को जमा भी रखता है और श्रवण भी करता है, मतलब स्रावित भी कर देता है ज़रूरत पड़ने पर। तो इसका ये भी काम आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। इसमें डीएनए और आरएनए, डीएनए व राइबोसोम भी रखते हैं। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। और राइबोसोम हम दो प्रकार के पढ़े थे, एगो 70S और एगो 80S। तो 70S का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास रखता है, इसका अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं। आप जान चुके हैं कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, ठीक है, लवक के बारे में, कि लवक क्या होता है। लवक, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स। तो लवक क्या होते हैं इसको समझे। ये पादप में पाया जाता है, ओनली प्लांट में, ठीक ना। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो हम तीनों प्रकार के जानते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कितने प्रकार के? 3। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। ल्यूकोप्लास्ट की अगर चर्चा करें तो यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन लवक होता है। इसकी बात करें तो यह रंगीन होता है, ठीक ना, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? कलर होगा। और इसकी बात अगर करें तो इसका भी क्या होगा? कलर होगा। और इसका कलर जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक ना, इसलिए इसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक, ठीक ना। ये रंगीन होता है। इतना तक आप समझ चुके होंगे कि कौन रंगीन है, कौन रंगहीन है, ठीक है। ये रंगीन लवक, रंगहीन लवक, तो ये सब चीज़ आप समझ चुके होंगे, आशा करते हैं, ठीक है। तो पाया कहाँ पर जाएगा? तो रंगहीन पार्ट जो होगा, जहाँ जिसका कोई रंग नहीं होगा, तो ये जो पाया जाता है ये जड़ वगैरह में पाया जाता है, ठीक ना। नीचे वाला भाग में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, जड़ की कोशिका में, ठीक ना। इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जैसा चीज़ जमा होता है। क्या क्या चीज़ जमा होता है? स्टार्च, प्रोटीन और तेल, ठीक ना। तेल जैसे पदार्थ जमे होते हैं, आयल, ठीक ना। इस तरीके के पदार्थ जमे होते हैं। जबकि अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, रंग होता है। तो फल और बीज का जो रंग प्रदान करता है, यही प्रदान करता है अलग अलग रंग
फल और बीज का अलग अलग रंग कौन प्रदान करेगा, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। फल, बीज, ये सब का रंग जो प्रदान करने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। जबकि क्लोरोप्लास्ट के बारे में जाने तो ग्रीन कलर होता है और ये मुख्यतः पत्ता में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है मुख्यतः, ठीक ना। और पत्तियों में पाया जाता है और ये काम क्या करता है, इसमें का क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल क्या चीज़ में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। यानी पौधा को अगर भोजन बनाना हो तो इसी के मदद से करेगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। देख लीजिएगा गलत में, तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे, F नंबर खत्म होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट रसधानी, ठीक है। क्या चीज़, रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, वैक्यूल्स, रसधानी, वैक्यूल्स, ठीक है। तो रसधानी समझते हैं, रसधानी दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। ये रसधानी जो होते हैं वो जंतु कोशिका में छोटे होते हैं जबकि पादप कोशिका में बड़े होते हैं। पहला चीज़ तो रसधानी का अगर हम साइज समझे तो जंतु कोशिका में ये छोटे होते हैं, छोटा, हम लोग में छोटा होगा, जबकि पादप कोशिका में होगा, पेड़ पौधे वाले में, उसमें बड़े होते हैं। रसधानी उसमें बड़े पाए जाते हैं, ठीक ना। ये रसधानी जो होता है ये जल संतुलन का काम करता है। इसका कार्य क्या है, जल संतुलन, ठीक ना, संतुलन, संतुलन, ठीक है। हम लोग जैसे कहते हैं कि शरीर के अंदर 65% पानी है, तो वो 65% पानी जो है यही वैक्यूल्स के अंदर है, कोशिका के वैक्यूल्स के अंदर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस वैक्यूल्स में से पानी थोड़ा बहुत भी कम होता है, 1-2%, तो प्यास लगने लगती है, और बहुत ज़्यादा कम 10% कम होगा, ठीक ना, ताजवी सुहा। तो वैक्यूल्स में क्या होता है, जल संतुलन का काम करता है। वैक्यूल्स में ज़्यादातर पानी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जल संतुलन का काम करेगा, जंतु में छोटा होगा, पादप में बड़ा होगा, और कुछ ज़्यादा वैक्यूल्स में खास चीज़ है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट चर्चा, तो उसमें है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय कहते हैं। क्या चीज़, सेंट्रोसोम की चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रोसोम, ठीक है। क्या चीज़, तारक काय, तारक काय, ठीक है बच्चों। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, इसका खोज जो था टी बोवेरी ने किया था, ठीक ना। कितना ईस्वी में, 1888 में टी बोवेरी खोज किए थे, खोज टी बोवेरी, ठीक, 1888 में टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट इसका खोज किए थे, ठीक है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या चीज़ में सहायता करता है, कोशिका विभाजन, ठीक ना। और विभाजन आप सब लोग समझ गए, विभाजन करता है कोशिका में, ठीक है। क्या चीज़ में, कोशिका में। विभाजन का मतलब है कि निर्माण करता है, नए कोशिकाओं का निर्माण। सेंट्रोसोम का और कुछ ज़्यादा काम है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें इसमें थी, ठीक ना। रसधानी हो, लवक हो, या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या चीज़ के कि कौन सबसे बड़ा कोशिका है, कौन सबसे छोटा कोशिका है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पूरा कोशिका आप लोग समझिए, पिछला पार्ट भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। पूरा हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, सबसे छोटी, ठीक ना, छोटी कोशिका, ठीक ना, कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। क्या चीज़ है, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा,
इसका साइज जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, सबसे छोटी। अगर वही बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और कितना होता है? 170 mm गुने 130 mm, ठीक है। इतना साइज का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बहुत बड़ा है, ठीक ना। मानव में अगर छोटा कहे आदमी के अंदर सबसे छोटा तो वो होता है स्पर्म कोशिका, ठीक ना। मानव में अगर बात करें तो छोटा में जो हो जाएगा सबसे छोटा वो स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म। और बड़ा में अगर बात करें, बड़ा में तो उसको ओवम बोलते हैं। बड़ा कौन सा? ओवम। हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, ठीक है, अंडाणु कोशिका। और इसको शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। तो पूरा हो गया। लंबी की अगर बात करें, लंबी होता है तो लंबी होता है न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन जो होता है वो लंबी होता है, ठीक है। तो ये मानव की चर्चा हो गई कि बड़ा छोटा, मानव में कौन लंबा, कौन छोटा, कौन बड़ा, ठीक ना, इसकी चर्चा हो गई। अगर हम बात करें, ठीक ना, कि कौन सा, कहाँ पर कोशिका के विभाजन सबसे तेजी होगा और कहाँ पर, तो ये न्यूरॉन सेल जहाँ पर होगा ना वहाँ पर कोशिका के विभाजन बहुत कम होगा। तो विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, यानी रहित, विभाजन रहित कौन है? विभाजन रहित यानी विभाजन नहीं होता है तो वो होता है न्यूरॉन में, ठीक ना। न्यूरॉन जहाँ भी है, ब्रेन में ज़्यादातर क्या है? न्यूरॉन्स है, तो वहाँ पर विभाजन कम होता है। उसमें चोट वगैरह लग जाएगा तो नया कोशिका जल्दी नहीं बनता है, अगर कोशिका डेड हो जाएगा तो विभाजन रहित कुछ चीज़ में होता है न्यूरॉन, इसमें विभाजन नहीं होता। लेकिन वही बात करें कि तेज़ी से विभाजन कहाँ होता है, ठीक ना, शरीर में तेज़ी से, तो तेज़ी से विभाजन होता है जो जिस कोशिका का लीवर बना होता है ना, उसका लीवर वाला विभाजन बहुत तेज़ी से होगा अगर लीवर कट उठ जाएगा तो आप इतना चीज़ कोशिका, हम दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। कोशिका चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।